हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल यूपीएससी पाथ पर। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने वीकली क्विज़ वीडियोस के साथ। यह जो वीकली क्विज़ वीडियो है यह नवंबर मंथ की पहली वीकली क्विज़ वीडियो होने वाली है, जिसमें जो है आपसे यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एंड दिस वन इज़ नॉट दैट मच हार्ड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी क्वेश्चंस, और काफ़ी दोस्तों ने जो है यहाँ पर इसका जवाब दे भी दिया होगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी फॉर 2022 ऑफ G20 ग्रुपिंग। तो क्या वो इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है या फिर टर्की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, दैट इज़ इंडिया। तो देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं कि क्यों G20 जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंडोनेशिया में जो है G20 त्रोइका की मीटिंग हुई। अब G20 त्रोइका क्या है? G20 त्रोइका जो है एक ग्रुपिंग है जिसमें जो G20 के करंट, प्रीवियस एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी कंट्रीज जो है मिलते हैं टू मीट एंड टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज रिगार्डिंग मीटिंग। तो G20 त्रोइका में क्या था कि करंट प्रेसिडेंसी जो है वो इस वक्त इंडोनेशिया के हाथ में है एंड जो प्रीवियस प्रेसिडेंसी थी वो इटली के हाथ में थी एंड जो अपकमिंग है 2022 दिसंबर 1 से जो है इंडिया जो है यहाँ पर टेक ओवर कर लेगा G20 की प्रेसिडेंसी एंड 2023 में जो है इंडिया जो है यहाँ पर G20 मीटिंग भी होस्ट करने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द G20 जो कि न्यूज़ में थी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि G20 जो है आपका फॉर्म हुआ था इन द ईयर बैक इन 1999। तो G20 कंट्रीज़ या फिर मैं कहूँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल अफेयर्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको उन सब कंट्रीज़ या ग्रुपिंग में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने जो है पीछे काफ़ी टाइम जो है पूछा है कि G20 में जो कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, कौन सी नहीं है। तो इस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको जो है ये सब पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है 3 इनिशिएटिव की बात की गई है एंड किसके द्वारा जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में बताया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला जो है मैच कहता है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो इनिशिएटिव है वो G20 द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड ऑप्शन जो कहता है वो कहता है ग्लोबल गेटवे वो जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा इनिशिएट किया गया। एंड द थर्ड वन इज़ द ब्लू डॉट नेटवर्क जो कहता है कि वो जो है यूएसए द्वारा जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ सेकंड ओनली। क्यों कईयों ने जो है वो हैरान हुए होंगे कि बी ऑप्शन कैसे है, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में कि क्यों जो है ये इनिशिएटिव न्यूज़ में है या इनमें से कौन सा जो है इनिशिएटिव न्यूज़ में है एंड किस किस द्वारा ये जो है लॉन्च किए गए हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सो व्हाट वाज हैपन रिसेंटली कि ग्लोबल गेटवे जो कि एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया टू काउंटर द BRI, दैट इज़ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इसके अंडर जो है यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे $337 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। किस किस जगह पे? इन डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, हेल्थ प्रोजेक्ट्स एंड इन विच कंट्रीज़? इन द डेवलपिंग एंड द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो है ये सब इन्वेस्टमेंट होएगी। एंड यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पर स्ट्रेस किया है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर साथ दें, because $337 billion is not a small amount, it is a huge amount, and to accommodate and to collect such amount and invest in the countries really require an investment। तो वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के द्वारा संभव नहीं है, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इसीलिए ज़ोर दे रहे हैं। तो ग्लोबल गेटवे इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है वो G20 नहीं G7 ग्रुपिंग द्वारा जो है यहाँ पर सामने आया था। तो ये भी एक आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना का काउंटर समझ लीजिए। इसमें क्या है? इसमें जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। सो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जिसे कि अभी थी
डब्ल्यू में भी काफ़ी न्यूज़ में पढ़ते होंगे, तो वो G7 द्वारा लॉन्च किया गया था, नोट G20 द्वारा। तो ब्लू डॉट नेटवर्क यहाँ पर सिर्फ यूएसए यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ पर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान भी यहाँ पर मिलेंगे, जो कि मुख्य भूमिका निभाते हैं यूएसए के साथ। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूएसए, इट कंसिस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड जापान टू। सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ये जो है आपका एक असेसिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जो कि बताता है कि आप जिस कंट्री से लोन ले रहे हो, स्पेसिफिकली बीआरआई के काउंटर में ही ये लाया गया था कि मान लो जो कंट्री बीआरआई इनिशिएटिव में चाइना से लोन लेती है, तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या करेगा, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में वो के लिए जो है उन्होंने लोन लिया है, उसकी असेसिंग करेगा, प्रोवाइड करेगा विद होल रिपोर्ट कि क्या वो प्रोजेक्ट जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो फ्यूचर के हिसाब से सस्टेनेबल है या नहीं, या फिर वो डेब्ट ट्रैप में यहाँ पर फंस जाएंगे चाइना के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन, जहाँ पर 2 स्टेटमेंट बताई गई हैं। तो चेक करते हैं हर स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो स्क्रैमजेट इंजन है उसमें जो है विंड जो है एंटर करती है एट द सबसोनिक स्पीड, दैट इज़ सबसोनिक स्पीड विद अ स्पीड ऑफ लेस देन 1 माक, एंड एग्जिट करती है सुपरसोनिक स्पीड के साथ। यानी कि ये एक इंजन है, एक प्रोटोटाइप कह लीजिए या इंजन कह लीजिए, जिसमें जो है आपकी सबसोनिक स्पीड को जो है सुपरसोनिक स्पीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है टू एनहांस द स्पीड ऑफ अ मिसल। तो सब सुपरसोनिक स्पीड की यहाँ पर क्या वैल्यू रहती है, सो द between 1 Mach and 5 Mach is a limit for supersonic speed, and greater than 5 Mach comes under the hypersonic speed. So first statement is correct. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर बात करती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं आप 2 तरह के होते हैं, विच आर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल एंड द सेकेंड वन इज़ द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि अपने आप में भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपरसोनिक रेस में जो है काफ़ी कंट्रीज़ कूद चुकी हैं, एंड यूएसए के साथ काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर चिंतित भी है, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी यहाँ पर डेवलपिंग और मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ है यहाँ पर चिंता में है, एंड वो भी अपनी तरफ से इस एक्सपेरिमेंट में लगी हैं कि वो भी जो है हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर अपना डेवलप करें। तो रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया ने जो है अपना हाइपरसोनिक मिसाइल दैट इज़ जिरकोन यहाँ पर लॉन्च किया इन द वाइट सी, जो कि आपके रशिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो है चाइना ने जो है अभी यहाँ पर लॉन्च किया था, जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल था, जिसमें जो है आपका जो मिसाइल है एक ऊंचाई तक एक एयरक्राफ्ट द्वारा ले जाया जाता है एंड वहाँ से जो है वो लॉन्च किया जाता है। सो दिस इज़ द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जिसने जो है पृथ्वी का एक चक्कर काट के अपने टारगेट को जो है यहाँ पर ध्वस्त किया था, चाइना का। तो रशिया एंड चाइना आर वेल अबव इन दिस रेस, जिससे कि जो है यूएसए यहाँ पर टेंशन में है, एंड हर 2 या 3 दिन बाद जो है हाइपरसोनिक से मिसाइल से रिलेटेड जो है यूएसए यहाँ पर स्टेटमेंट देता है, एंड काउंटर स्टेटमेंट आती है रशिया एंड चाइना की तरफ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द ईयर ऑफ 2021 एंड 2020 मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज वर इरप्टेड। तो यहाँ पर 3 वोल्केनोज के यहाँ पर नाम दिए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से वोल्केनोज जो हैं इंडोनेशिया में लाई करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। सेकेंड वन इज़ माउंट सुमेरू, जो अगेन इंडोनेशिया में पड़ता है, एंड द थर्ड वन इज़ माउंट एतना, जो कि इंडोनेशिया में नहीं, यहाँ पर इटली में पाया जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द ऑप्शन 1 and 2, दैट इज़ ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर वोल्केनोज हैं जो इन द ईयर ऑफ 2021 जो यहाँ पर इरप्ट हुए। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो माउंट नीरागोंगो, जो कि डीआरसी दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है, जिसने जो है काफ़ी यहाँ पर लोगों की जान ली थी, एंड थैंक्स टू द इंडियन आर्मी, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान भी बचाई थी। तो सेकंड वन इज़ द माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा। माउंट सुमेरू इज़ आल्सो इन इंडोनेशिया, एंड द माउंट सिनाबोंग
अगेन इन द इंडोनेशिया। माउंट एतना की जब हमने बात करी वो इटली में था, माउंट किलोया जो कि यूएसए में है, एंड माउंट ला पाल्मा जो कि स्पेन में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर वोल्केनोज जो कि इरप्ट हुए हैं 2021 में एंड लेट 2020 में। देयर आर और देयर शुड बी मोर वोल्केनोज, तो मेनली जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगेन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर टू स्टेटमेंट्स, तो स्टेप बाय स्टेप हर स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इन अ क्रायोजेनिक इंजन there is a liquid oxygen is used as oxidizer and liquid hydrogen as fuel. तो so in a cryogenic engine we all know that we need an oxidizer and a fuel and both should be in the liquid state. तो ऑक्सीडाइज़र के रूप में जो हम यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल सही है, एंड इन अ कन्वेंशनल मेथड कह लीजिए या फिर नॉलेज में कह लीजिए तो लिक्विड हाइड्रोजन जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। बट इन द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द साइंस देयर आर अदर लिक्विड स्टेट एलिमेंट्स कह लीजिए और गैसेज कह लीजिए जो कि लिक्विड स्टेट में हैं, उन्हें जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाने लगा है इन द क्रायोजेनिक इंजन। सो स्टेटमेंट ए अपने आप में बिल्कुल सही है। सो सेकेंड स्टेटमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, विच टॉक अबाउट द धवन 1 which is the first cryogenic engine developed by the India's private space company Skyroot Aerospace, जो कि recently successfully टेस्ट किया गया है Skyroot Aerospace द्वारा। So it is again the second statement is true. So यहाँ पर ऑप्शन सी that is both 1 and 2 is the correct one. तो मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड देखते हैं और कुछ नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करी जो कि कन्वेंशनली लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइज़र एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ करता है और करता था और इस अभी भी करता है। तो डेवलपमेंट साइंस में डेवलपमेंट की होने की वजह से जो है फ्यूल जो है चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने धवन 1 क्रायोजेनिक इंजन में जो है लिक्विड ऑक्सीजन तो यूज़ करा एज ए ऑक्सीडाइज़र एंड लिक्विड नाइट्रोजन जो यहाँ पर यूज़ किया एज फ्यूल। सो दिस इज़ द क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस जो कि इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने जो है क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 यहाँ पर टेस्ट किया था सक्सेसफुली। एंड स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा जो है एक प्लान भी यहाँ पर फॉर्म किया गया कि वो जो है फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल यूजिंग क्रायोजेनिक इंजन विक्रम 2 लॉन्च करेंगे विद इन द 2 year ऑफ स्पैन। So this is all about the Skyroot Aerospace cryogenic engine and the upcoming development which will you see in news by the side of Skyroot Aerospace. So let's move to the next question. So the next question is on your screen। जैसे कि आपको पता ही है एंड आप सभी ने मोस्टली सभी ने नागालैंड के बारे में न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पर जो है 14 सिविलियंस यहाँ पर मिस्टेकनली जो हैं शिकार हो गए हैं एंड दे गेट डाइड। तो नागालैंड के रिस्पेक्ट में ही जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया गया। तो देखते हैं स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहती है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया था जो कि डील करता है आपका डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के साथ टू कंट्रोल इंसर्जेंसी एंड मेंटेन द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सो स्टेटमेंट विज 1 इज़ द राइट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सो टू डिक्लेयर अ डिस्टर्ब्ड एरिया विद इन अ स्टेट और होली अ स्टेट एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया, उसकी जो पावर है डिक्लेरेशन की वो किसके पास है। स्टेटमेंट 2 कहती है कि वो जो पावर है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर गवर्नर के हाथ में है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, इन तीनों में से कोई भी जो है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है उस रीजन को या फिर होल ऑफ द स्टेट या यूटी को। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड स्टेटमेंट टॉक अबाउट वंस द AFSPA दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 एक बार जब लगा दिया जाता है तो वो रहता है मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months के लिए उस रीजन में, जिसे जो है डिस्टर्ब एरिया यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज़
correct. So first and third statements are right and the option C is correct here. So let's move to the explanation. So जैसे कि मैंने इशू के बारे में बताया कि नागालैंड में जो 14 सिविलियंस यहाँ पर मारे गए ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन collected by the intelligence, and the army took open fire on them by considering them the militant activities. तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जो 1958 में आया, जिसे कि डिस्टर्ब एरियाज़ को डील करने के लिए बनाया गया था, जिसमें आर्मी एंड आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। किस तरह की स्पेशल पावर्स होती हैं? जैसे कि आप बिना किसी वारंट के किसी भी फैसिलिटीज़ या इंस्टीट्यूट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यू कैन ओपन फायर, दैट इज़ आर्म फोर्सेस और आर्मी के पास पावर है कि वो फायर ओपन कर सकते हैं बाय गिविंग merely a warning first. So such powers are given under the AFSPA Act 1958. So यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी एरिया इन द रीजन एज अ डिस्टर्ब एरिया अंडर AFSPA एक्ट। यानी कि स्टेट को यहाँ पर पावर नहीं है, मतलब कि जिस रीजन में जो है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना है वहाँ की लोकेलिटी को स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई अच्छा तरीके से नहीं जान सकता। तो यहाँ पर जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को क्यों प्रोवाइड नहीं करा कि वो डिस्टर्ब एरिया यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये किया हुआ है। तो वंस प्रोवोक्ड AFSPA रिमेन्स 3 months इन द रीजन, यानी कि एक बार डिक्लेयर करने के बाद किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया, AFSPA जो है वहाँ पर 3 महीने के मिनिमम पीरियड के लिए लगा रहता है। तो इशू का हमने यहाँ पर देख लिया है एंड MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो यहाँ पर SIT भी बना दी गई है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर विद इन 1 month। एंड यहाँ पर बातें भी शुरू हो गई हैं बाय द नागालैंड एंड NSCN-IM, दैट इज़ ईसाक मुया फैक्शन ऑफ नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, दैट इज़ NSCN, कि AFSPA एक्ट 1958 को यहाँ पर रिपील किया जाए, रिमूव किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन इशू एंड द क्वेश्चन regarding this question. So let's move to the next question here. So again two statements are given as you can see on your screen. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि अंडर कैंपा एक्ट जो कैंपा फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं उनकी शेयरिंग जो होती है सेंटर और स्टेट के बीच में वो होती है 80:20 के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ 80% फंडिंग विल गो टू द सेंटर एंड द 20% फंडिंग विल गो टू द स्टेट. So what is CAMPA? So CAMPA is the compensation and that is compensatory afforestation funds management and planning authority जो है कैंपा एक्ट के अंदर फॉर्म की गई एंड कैंपा इज़ द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्ट जो कि आपका 2016 में आया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है. यहाँ पर शेयरिंग की बात की गई होगी, बाकी तो स्टेटमेंट सही है. तो शेयरिंग में यहाँ पर थोड़ी गलती है. हम आगे बात करेंगे कि कितनी शेयरिंग किसको जाती है. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोलती है कि कंपनसेटरी फंड्स जो है आर द फंड्स पेड बाय द इंडस्ट्रीज़ whenever forest lands are diverted to the non forest things. that is जब भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, बिकॉज लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, जब भी फॉरेस्ट लैंड किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यहाँ पर डाइवर्ट की जाती है टू इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ को जो है उस एरिया के हिसाब से जितना जो है उसे प्रोवाइड किया गया एफोरेस्टेशन के लिए यहाँ पर कंपनसेटरी फंड्स यहाँ पर अलॉट करने चाहिए और किए जाते हैं कंपनसेटरी फंड्स इंडस्ट्रीज द्वारा टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन. तो रिसेंटली क्या हुआ कि कैंपा फंड्स जो है यहाँ पर रिलीज़ किए गए टू द स्टेट्स, जिसके अंडर जो है फंडिंग शेयरिंग जो है यहाँ पर 80-10 की नहीं, यहाँ पर 90:10 की है. दैट इज़ 90 will go to the center and the 10% will go to the states. तो कैंपा एक्ट मैंने बताया कि 2016 में आपका आया था, विच अंडर विच कैंपा अथॉरिटी, दैट इज़ द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पर फॉर्म की गई, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड द क्वेश्चन.
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, योर चैनल यूपीएससी पाथ, एंड हिट the bell icon for the regular updates and the notification regarding the notices and the recruitment news and the weekly quiz video, weekly magazine videos and the current affair related videos and all. So आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन.